बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए थे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने बेसिकली टॉपिक डिस्कस किया था फाइनेंशियल मार्केट्स का, और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, उसके अलावा मनी मार्केट क्या होती है, और कैपिटल मार्केट क्या होती है, देन ओवर द काउंटर मार्केट क्या होती है। यानी ये वाली जो स्लाइड है, ये सारी की सारी हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस की थी। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटा रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप पूछ सकते हैं अभी 1-2 मिनट के अंदर। अदरवाइज फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो आज हम आगे मूव करेंगे, और सब फर्दर मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद हम मैनेजरियल अकाउंटिंग यानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। उसकी मैं आपको डेफिनेशन दूंगा आज। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी बेसिक आप लोगों को मैं दूंगा। इसके बाद बेटा हमारी जितनी भी क्लासेस अब हुआ करेंगी, अब आप लोगों ने एक काम ये जरूर करना है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के पास रजिस्टर, कैलकुलेटर और बॉल पॉइंट बेटा आपने अपने पास रखनी है। तो इसी में आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर कुछ फार्मूलाज हम डिस्कस किया करेंगे, देन फिर उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने को दिया करूंगा। तो आप लोगों के साथ बुक का जो नेम है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। कुछ नोट्स होंगे जो मैं अभी आपके सामने आज ओपन करूंगा, वो नोट्स भी आपके ग्रुप में आज शेयर हो जाएंगे। उन नोट्स को भी हम जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक हो गया बेटा? सीआर साहब बैठे हैं? जी जी सर, बैठा हूँ। हाँ, यस नो में मुझे आंसर देना बेटा। आपने जो मैं बात कर रहा होता हूँ ना, जब मैं कोई बात करूँ तो यस और नो में मुझे आंसर दें कि ओके या नहीं। ओके, चलें बेटा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करूंगा। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ये आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। इनको बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों ने चीजें पहले पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डेफिनेटली मैंने कॉस्ट को बहुत ज्यादा यूज करना है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग के अंदर कि जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो जिस प्राइस के ऊपर आप परचेज करेंगे दैट प्राइस इज योर कॉस्ट। यानी अगर आपने कोई चीज खरीदी है और उस चीज की प्राइस आपने खरीदी है 5 लाख रुपए में खरीदी है, तो आपको अकाउंटिंग के अंदर उसको 5 लाख ही दर्ज करना चाहिए, चाहे उसकी मार्केट प्राइस 2 लाख हो, चाहे उसकी मार्केट प्राइस 12 लाख हो। लेकिन आपने जो पे किया यू हैव टू राइट इट आउट। देखिए अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम एक चीज़ खरीद लेते हैं, पता चलता है कि हमने महंगी खरीद ली, तो इससे हमें कोई नहीं है। हमने जितना पे किया वी हैव टू राइट इट आउट। यानी ये नहीं देखना कि मैंने 5 लाख का प्लॉट खरीदा है तो अब आपने देखा कि मार्केट प्राइस उसकी 12 लाख है तो आपने काउंटिंग के अंदर 12 लाख दर्ज कर दिया। नो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यू हैव टू एड ओनली दैट प्राइस ऑन विच यू हैव टू परचेज द एसेट। जिस प्राइस के ऊपर आपने खरीदा उसी को आपने ऐड करना है। अब देखिए, अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 1 देखें, उसने बोला कि लैंड परचेज फॉर ₹5 लाख विल बी recorded only ₹5 lakh even though the market value may be lower, मे बी 4 लाख हो जाए या मे बी 6 लाख हो जाए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जो प्राइस आपने पे की है उसी प्राइस को आपने दर्ज करना है। दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट है रियल आपका अकाउंटिंग पीरियड। सिंपल वन बेटा, अकाउंटिंग पीरियड होता है का मतलब होता है कि उस जिस टाइम के लिए आप अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाते हैं दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। जिस तरह बेटा आपका अगर बैंक्स में देखें तो जून टू जून चलता है, बजट देखें तो जून टू जून चलता है आपका। कंपनी की अगर हम अकाउंटिंग पीरियड देखें तो वो जनवरी टू दिसंबर चलती है, यानी दिसंबर के एंड पे जाके अकाउंटिंग का पीरियड खत्म होता है, उसके बाद फिर हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड बेटा क्या होता है कि आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपने उन एक्टिविटीज को नोट किया होता है, फिर उन एक्टिविटीज की बेस के ऊपर हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ जी 2018 की स्टेटमेंट बनाए, तो 2018 का मतलब क्या होगा कि जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक का जितना डाटा होगा, मतलब उस कंपनी के मुताबिक उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसको हम डील करेंगे, जो जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें, बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बेटा बैंक्स का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जून टू जून चलता है, ठीक है, और हमारा जो कंपनीज का चलता है वो जनवरी टू दिसंबर चलता है। तो दिस दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड योर अकाउंटिंग पीरियड। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेटा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप कोई चीज सेल करते हैं, जब आप कोई चीज सेल करते हैं और आप उसके बदले जब कोई कैश
रिसीव करते हैं या कोई अकाउंट रिसीवेबल रिसीव करते हैं तो वो आपका रेवेन्यू बन जाता है। इट मीन दैट के यू हैव रियलाइज्ड योर वैल्यू योर रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने 1 लाख रुपए की चीजें उधार पे बेची, उसमें से उस बंदे ने मुझे 50,000 पे कर दिया और 50,000 का उसने मुझे रिसीवेबल दे दिया, अभी उसने मुझे पैसे देने हैं। तो बेसिकली आपका जो रेवेन्यू है वो आपका रियलाइज्ड हो गया, यानी इट मीन दैट कि अगर उसने उसके अगेंस्ट कोई आपको दी है, कोई चीज दी है, तो वो आपका रियलाइज्ड रेवेन्यू बन जाएगा। तो एक्चुअल अमाउंट यू विल रिसीव इज योर कैश, और जो उसके अगेंस्ट आपका जो बाकी क्रेडिट है उसके अगेंस्ट आप उसके अगेंस्ट वो आपको कोई कह सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, जिस तरह अक्सर आप देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह होते हैं, वो भी दे सकता है। अगर वो देता है तो वो भी आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। तो अब ये देखिए, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो सेल इज कंसिडर्ड टू हैव टेकन प्लेस ओनली व्हेन आइदर द कैश इज रिसीव्ड, उसको हम सेल कहेंगे जो या तो उसके अगेंस्ट हमने कैश रिसीव कर लिया है, और सम थर्ड पार्टी बिकम लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। सिंपल समझ आ गई बेटा? फॉर एग्जांपल जिस तरह हम सेल करते हैं, अब जरा मैं चलो इसको थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा पहले ये बताया, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक सेल्स का वर्ड यूज हो रहा है और एक रेवेन्यू का वर्ड यूज हो रहा है। क्या फर्क होता है सेल्स और रेवेन्यू में? ये हमने पहली क्लासेस में डिस्कस किया था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड रेवेन्यू? एनीवन? सेल्स और रेवेन्यू में क्या फर्क होता है बेटा? यस नो में बेटा आंसर दे मुझे, क्यों सारे चुप करके बैठे हुए हैं? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड रेवेन्यू? शिरोज? ज़कात? सर सेल्स जो हमने जो चीजें बेची हैं वो सेल्स में आ जाती हैं, और रेवेन्यू जो हमने जो जितनी भी इनकम जनरेट की है उसको हम रेवेन्यू कह सकते हैं। अच्छा कोई और? सेल्स और रेवेन्यू में बेटा क्या फर्क है? सिंपल बेटा, इसमें फर्क ये होता है कि जो सेल्स होती हैं बेटा, वो सेल्स और रेवेन्यू एक ही चीज का नाम है। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं बेटा, वो वर्ड यूज करते हैं सेल्स का, और जो सर्विसेज बिजनेसेस होते हैं बेटा, वो वर्ड यूज करते हैं रेवेन्यू का। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है किसी टेक्सटाइल मिल की, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो वो वर्ड यूज करेंगे सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। और अगर कोई सर्विसेज बिजनेस है, फॉर एग्जांपल बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, अब टीसीएस की सेल्स क्या होती है? टीसीएस को प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा, वो तो अपनी सर्विसेज दे रहा है, और सर्विसेज के अगेंस्ट आपको क्या मिलता है? आपको रेवेन्यू मिलता है। तो वो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो सेल्स और रेवेन्यू जो है बेटा, वो बेसिकली एक ही चीज होती है, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि सेल्स का वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए, और रेवेन्यू का हम वर्ड यूज करते हैं सर्विसेज बिजनेसेस के लिए। अंडरस्टैंड? ओके सर। ओके। अच्छा, अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जब आप कोई चीज बेचते हैं और उसके अगेंस्ट आपको कैश मिलता है, या कोई थर्ड पार्टी आपको क्लेम कर देती है, मतलब कोई चीज आपको प्रोवाइड कर देती है, लीगली लायबल हो जाती है कि वो आपको पे करेगी, उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, उसने अपना कोई चेक वगैरह दे दिया, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आपकी बेटा अकाउंटिंग के अंदर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। अच्छा, ये आपने, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जब आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ानी है तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स वहाँ पे आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैपिटल आइटम है या ये हमारे पास रेवेन्यू आइटम है। तो बेटा हर वो एक्सपेंस जो कि एसेट्स क्रिएट करे, सिंपल देखिए, एनी एक्सपेंस दैट क्रिएट्स एन एसेट, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लांट खरीदा, आपने कोई मशीनरी खरीदी, आपने कोई इन्वेंट्री खरीदी, आपने कोई लैपटॉप खरीदा, आपने कोई मशीन, मतलब हर वो एक्सपेंस जो एसेट प्रोड्यूस करे, यानी आपको चीज पैसे पे किया, उसके अगेंस्ट आपके पास कोई एसेट आ गया, तो बेटा वो एक्सपेंस आपका कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा, यानी कैपिटल आइटम एक्सपेंसेस कहलाएंगे आपके। ठीक है, अब ये आपके सामने सारे के सारे बेटा उसकी एग्जांपल जो है वो गिवन है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास होता है revenue expenses, an income or expense and benefit which will be exhausted within a year, that calendar year or the financial year whichever is set up for the simple बेटा हर वो, मैं एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप इसको रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बेटा हर वो एक्सपेंस जो कंपनीज पे करती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल सैलरीज पे की गई, वेजेस पे की गई, रेंट पे किया गया, मशीनरी एक्सपेंसेस पे किए गए, ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो है वो एक्सपेंस आप कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू आइटम। ठीक हो गया। तो कैपिटल मैंने क्या बोला, कैपिटल आइटम वो आइटम होती है जिसकी अगेंस्ट आपके पास एसेट परचेज होकर आपके पास आ जाते हैं, और रेवेन्यू आइटम बेटा वो आइटम्स होती हैं जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम पे करते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला सैलरीज हैं, वेजेस हैं, और ये सारी की सारी एग्जांपल बेटा आपको यहाँ पे स्लाइड के अंदर गिवन है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा होगा, ये मैं जस्ट थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा। ये मैं थोड़ा सा इसलिए स्पीड अप कर रहा हूँ कि ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, बट फिर भी बेटा अगर किसी चीज की नहीं समझ आएगी तो आपने मुझे फौरन रोकना है कि सर इस पॉइंट को दोबारा क्लियर कर दें, बेटा मैं उसी वक्त दोबारा उसको क्लियर कर दूंगा। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बेटा सबसे पहले आप क्या करते थे, जर्नल। जर्नल से क्या बनाते थे आप, लेजर्स। लेजर से आप क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते थे, फाइनल अकाउंट। ठीक होगा, जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते थे। अच्छा बताएं, जर्नल में क्या करते थे हम लोग जी, जर्नल के अंदर हम क्या करते थे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नल, चलें ऐसे कर लें, जर्नल की डेफिनेशन क्या है बेटा, शेरोज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नल। जो लोग जिनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे यस और नो में आंसर दें, अदरवाइज मैं आपको क्लास से यहाँ से डेल कर दूंगा। इसका मतलब कि आप लोग नहीं बैठे हुए। मोहम्मद अहमद, असद हयात, जी सर। सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन करें। स्टार्ट करता हूँ मैं दोबारा, सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन करें, मैं चेक करूँ कौन कौन बैठा हुआ क्लास में। सर मेरे लैपटॉप का कैमरा वर्क नहीं करता सर। चलिए आप बैठिए, इट्स ओके, आपकी आवाज आ रही जी है, सर। बाकी लोग भी अपनी वीडियोस ऑन करें, सभी लोग करें, उसके बाद ऑफ कर लीजिएगा। हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग प्रोसेस को। जर्नल बेटा क्या होता है, ये पहला अकाउंट होता है जिसमें हम बेसिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े होंगे कि जो चीज बिजनेस के अंदर इन होगी उसको हम डेबिट करेंगे, जो चीज बिजनेस से आउट हो रही होती है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल के अंदर हम बेसिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी थी कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्डिंग के लिए बेटा हम बनाते हैं जर्नल, क्लासिफाइंग के लिए हम बनाते हैं लेजर्स, और समराइजिंग के लिए बेटा हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये दी थी। अगर मैं कहूँ कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, इसकी बेस के ऊपर जो हम कॉस्ट रिलेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगी। समराइजिंग की बेस के ऊपर अगर हम लोग टैक्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो टैक्स अकाउंटिंग हो जाएगी। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो है वो डेफिनेशन बन जाएगी। तो बेसिकली अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है बेटा वो क्या था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैं अब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा नहीं रहा क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो मैंने आपको मैनेजरियल अकाउंटिंग की तरफ लेके जाना है। तो मैं सिर्फ ये स्लाइड्स आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपने पढ़े होंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। मैं इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करवा रहा आपको, ये सिर्फ आपने याद रखनी है मे पॉसिबल, क्योंकि जब आपका पेपर होगा तो अगर उसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मोस्टली मैं वही बनाता हूँ एमसीक्यूज टाइप, तो आप लोगों को वहां पे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। इसलिए आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस बेसिक बेसिक चीजों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेजर बेटा क्या होता है, ये लेजर बनाने का फॉर्मेट है, ये गिवन है आपको, इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी। तो ये था बेटा हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिकली इसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने फर्स्ट टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया बिजनेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, मार्केट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की हमने डेफिनेशन पर डिस्कस किया था। ये सारी की सारी चीजें बेटा आप लोगों ने कर लेनी है। ये स्लाइड्स मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आपकी क्लास के बाद, तो ये स्लाइड्स भी आपके पास पहुंच जाएंगे। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर जो कि हमारा मेन है, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो कि आपका बेसिकली सब्जेक्ट भी है। जो द नेम ऑफ योर सब्जेक्ट इज
मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो बेसिकली इसके अंदर हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को भी और मैनेजरियल अकाउंटिंग को भी। तो आज बेटा जो हमारा होगा वो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट व्हाट इज कॉस्ट, क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के। यानी थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक होगा आज का हमारा, लेकिन मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट क्लास से आपके पास न्यूमेरिकल चीजें सारी अवेलेबल होनी चाहिए, और उन न्यूमेरिकल चीजों की बेस के ऊपर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको सारा के सारा अंडरस्टैंड करवाऊंगा, फार्मूलाज अंडरस्टैंड करवाऊंगा, देन उसके बाद फिर हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा वो ये है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है, पहले ये बताएं, फिर मैं डेफिनेशन बाद में दूंगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट और एक्सपेंस? मेरा ख्याल है कि ये मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा होगा, मेरे लेक्चर लिया होगा, तो फिर डेफिनेटली आपको याद होगा। क्या फर्क होता है बेटा कॉस्ट और एक्सपेंस में? एनीवन? सर एक्सपेंस होता है किसी भी एसेट का इस्तेमाल शुदा हिस्सा जो हम खर्च कर चुके हों, और कास्ट वो होता है जो हम कोई भी चीज खरीदें या कोई भी चीज कोई काम करें तो उसके ऊपर जो हमारा खर्च होता है, जो बिल्कुल सब कुछ होता है वो कास्ट बिल्कुल होता सही बोला दबीर बेटा, बिल्कुल सही। कॉस्ट क्या होता है बेटा? जो चीज आप पे करते हो किसी चीज को खरीदने के लिए, वो कॉस्ट है। और एक्सपेंस क्या है? एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। इसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी। फॉर एग्जांपल आपने 5 बोर्ड मार्कर खरीदी, एक बोर्ड मार्कर की प्राइस है 10 रुपए, तो आपने 50 रुपए पे किए, दिस 50 रुपीज इज कॉल्ड कॉस्ट। ये जो 50 रुपए है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा कॉस्ट है। अच्छा, एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस को बेटा अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक्सपेंस होता है एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द कॉस्ट। फॉर एग्जांपल इसमें से आपने 3 बोर्ड मार्कर जो हैं वो इस्तेमाल कर ली, कंज्यूम कर ली आपने, यानी इसके मतलब है कि जो 30 रुपए हैं ये आपका क्या बन गया? ये आपका एक्सपेंस बन गया। ये बेटा याद रखिएगा, क्योंकि हमारा जो मेन जो कोर्स है वो ये है, जो आज से हमने स्टार्ट कर लिया। पहले मैंने सिर्फ आपकी बेस बनाई है, जितने भी हमारे पहले 3-4 लेक्चर्स हुए हैं तो उसमें हमने सिर्फ बेस बनाई थी। अब हमारा जो डिस्कशन होगी टोटली वो हमारी कॉस्ट और एक्सपेंस के ऊपर ही डिस्कशन होगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड स्टेटमेंट कैसे बनेगी, मेथड्स क्या है, इन्वेंट्री क्या होती है, लाइफ ऑफ फॉर्म कैसे बनाएंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन दिस कोर्स। तो कॉस्ट बेटा क्या है? वो जो 50 रुपए आपने पे किए वो कॉस्ट है, और उस 50 रुपए में से जितने आपने कंज्यूम कर लिए 30 रुपए, वो आपका एक्सपेंस है। जो बाकी 20 बचे वो कहाँ गए? लेकिन पे तो आपने 50 किए, लिखिए आपने 30 की, मैंने भी 30 इस्तेमाल किए, तो बाकी के जो 20 रुपए अभी बचे हैं जो आपने कंज्यूम नहीं किए बेटा, वो आपका एसेट है। याद रखिएगा, जब तक आप किसी कॉस्ट को कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक वो आपका एसेट है। जब आप उसको कंज्यूम कर लोगे तो वो आपका एक्सपेंस बन जाएगी। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। जी सर। चलें अब हम डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा आपके सामने देखिए, लिखी भी आ रही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है? ये कंपनी को प्रोवाइड करती है अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन एक्सपेंडेड फेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मैंने आपको पहले सारा बताया कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, विच प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ईच प्रोडक्ट एंड रेंडरिंग अ पर्टिकुलर सर्विस। सिंपल बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, एंड व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल कंपनी के अंदर मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे क्या करेगी? मुझे सारी की सारी जो उसकी कॉस्टिंग है वो करके बताएगी कि जी आपको टोटल मोबाइल कितने का पड़ा। देन फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी विल टेक द डिसीजन कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि इस प्रोडक्ट की हमने प्राइस क्या रखनी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये चीजों की कॉस्ट को कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे हम कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेटा क्या करती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस के ऊपर जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू विल टेक डिफरेंट डिसीजंस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगी रिगार्डिंग टेकिंग द डिसीजन। फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग ने बताया आपको कि फला यूनिट्स हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंस, बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर प्रोडक्ट बनाने के ऊपर। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब वो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी, उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि यार इस यूनिट की कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, या हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम करने चाहिए, या हमारी जो वेस्टेज है वो ज्यादा है, वो क्या कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये देखिए,
आपके सामने लिखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, in such a way that assist management in decision making and in the planning and controlling of the operation of the entity. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बेटा आप समझ लें कि ये आपकी जो मैनेजमेंट है इसके सामने हम वो इंफॉर्मेशन जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ने प्रोवाइड की होती है, वी विल प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड देन मैनेजमेंट विल टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कि हमने क्या करना है, फर्दर हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल अब आप कहते हैं जी कि हमारी प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है वो ये है, अब वो सारी की सारी फीचर्स आपके सामने आगे प्रेजेंट कर दिए गए, देन वी विल टेक अ डिसीजन कि व्हाट शुड बी द प्राइस, हमने प्राइस का डिसीजन लेना है, तो बेटा वो हम डिसीजन लेंगे मैनेजरियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, और वो डेफिनेटली इसमें हम सारी की सारी उस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ने प्रोवाइड की होगी। अच्छा, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा, ये दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट। वैसे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको, अगर देखें तो वही मैंने बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग का बेटा जो मेन पर्पस होता है कि हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है कि एक मोबाइल फोन अगर मैं बना रहा हूँ तो उस मोबाइल फोन के अंदर पर यूनिट कॉस्ट मुझे कितनी पड़ेगी, ठीक है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हमने ये एक्सट्रैक्ट करना होता है कि पूरी प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी हमने प्रोडक्शन की उसमें पर यूनिट कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विल टेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी बेटा, इन दोनों डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ठीक है, नो सर, गुड। क्लियर है सर। ओके, अभी सिर्फ हमारी डेफिनेशंस चलेंगी, अभी जब आपको मैं न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाऊंगा तो वहां पे शायद आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो कोशिश आपने ये करनी कि जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो जहां पे आपको प्रॉब्लम आए आपने फौरी तौर पे उसी वक्त मुझसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, ताकि हम वहीं पर उसको क्लियर कर लें। ओके, अब हम पहले डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, कर लिया हमने। अब बेटा हम यूज करते हैं यूजेस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, कौन कौन इसका इस्तेमाल करता है बेटा, इसके इस्तेमाल क्या है। अब देखिए सिंपल बेटा, जो मैंने बताया कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, देखिए आपके सामने ही लिखा हुआ है। नंबर 2, अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज करते हैं। पहले डेफिनेटली जब हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी देन वी विल टेक द डिसीजन कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है देन वी कैन नॉट टेक द डिसीजन कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ माय प्रोडक्ट। ओके, अब कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल जा रही है, या बिजनेस के अंदर कौन कौन सी ऐसे यूनिट्स हैं जो हमें प्रॉफिट दे रहे हैं, कौन कौन से ऐसे जहाँ पे हमारी वेस्टेज हो रही है, कौन कौन से यूनिट ऐसे हैं जो हमें कॉस्टली पड़ रहे हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर बाकी कंपनी की जो कॉस्ट आ रही है वो 10 रुपीज आ रही है, लेकिन वही प्रोडक्ट जब मैं अपनी कंपनी में बना रहा हूँ तो उसके ऊपर मेरी कॉस्ट जो है वो 20 रुपए आ रही है। तो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई, क्या रीजन है। हो सकता है कि आपकी मशीनरी सही तरह ना हो, उसमें वेस्टेज ज्यादा आ रही है, जो आपके जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा हम पॉइंट आउट कर सकते हैं थ्रू कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमें हेल्प आउट करेगी कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। हम देखेंगे अगर वेस्टेज ज्यादा हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि उस वेस्टेज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी वहां पे हम डिसीजन लेंगे डिफरेंट लेवल के ऊपर। It is used to decide whether the manufacturing or purchase for outside. It help to in planning and controlling of the cost of production. बड़ा सिंपल, ये हमें हेल्प आउट करती है कि हमें मजीद प्रोडक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये हमें हेल्प आउट करती है कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड ऑफ डिफरेंट यूनिट जो कि हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो होगा बेटा सिंपल डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव और उसके एलिमेंट्स। अब जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जब आपको आगे न्यूमेरिकल करवाने हैं तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें आपने मिक्स नहीं करनी। अब वो चीजें क्या है, वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये आपने बेटा ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी पहले एग्जांपल देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन। मैं एक मोबाइल फोन बना रहा हूँ बेटा, अब मोबाइल फोन बनाने के ऊपर उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट आती है। उसमें कौन कौन सी आती है, उसमें बेटा मटीरियल भी यूज होगा, उसको बनाने के लिए लेबर भी यूज होगी, उसको बनाने के लिए मुख्तलिफ अदर जो है इंस्ट्रूमेंट्स वो भी यूज होंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है कि उसमें से कौन सी कॉस्ट है जिसे हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं और कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको एक लिस्ट ऑफ कॉस्ट गिवन की जाएगी, उस लिस्ट ऑफ कॉस्ट में से आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी है और इसमें से इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कौन कौन सी है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में बेटा 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। 3 मेजर एलिमेंट्स है जब आप कोई भी चीज बनाओगे। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट,
मटेरियल कॉस्ट, और एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एक हम बोलते हैं अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस भी इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट कॉस्ट और उसके अंदर भी फिर डायरेक्ट कॉस्ट आएगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज आगे जाके मैं आपको ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारी सबकी मैं आपको डेफिनेशन वगैरह भी दूंगा कि ये क्या चीजें होती हैं। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, पहले आप इसको जरा समझें। डायरेक्ट कॉस्ट बेटा क्या होगी, हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर आ रही होगी, दैट इज योर डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मैं एक चेयर बनवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल है, तो हम एक चेयर प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस चेयर के ऊपर जो बेटा लकड़ी यूज होगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो दैट इज आल्सो डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, उस चेयर को बनाने के लिए जिस बंदे को मैं दे रहा हूँ, कोई वेजेस पे कर रहा हूँ या सैलरी पे कर रहा हूँ, दैट इज आल्सो डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो सकती है, उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट ये हो सकती है कि जब वो चेयर बनाई जा रही है तो उसके ऊपर लाइट चल रही है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे वो रोशनी में वो चेयर बना रहा है, वो उसकी लाइट भी, वहाँ पे लाइट भी है, या वहाँ पे बाहर एक गार्ड खड़ा है जो फैक्ट्री के बाहर खड़ा है, उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं। अब वो जो गार्ड बाहर खड़ा है उसका डायरेक्ट लिंक प्रोडक्ट के साथ नहीं है, लेकिन हम उसकी सैलरी तो पे कर रहे हैं ना, वो भी तो हमारे लिए एक्सपेंस है ना, उसको भी हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर जब हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। तो हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। उसमें मोस्टली बेटा आपकी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आती है, जो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दे दी। मटेरियल में आप लकड़ी समझ लें जो चेयर के ऊपर यूज हो रही है, और लेबर में आप समझ लें कि वो बंदा, वो जो बना रहा है मजदूर, उसको जो हम पे करेंगे वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने आपको बता दी कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे लाइट्स चल रही हैं, वहाँ बाहर हमने गार्ड खड़ा किया हुआ है, एक ऑफिस बॉय है जो आपको पानी पिलाने के लिए आ रहा है, फॉर एग्जांपल, उन सबके जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगे। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को मिला के हम जो है वो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1 आगे मजीद एग्जांपल्स के साथ। समझ आ गई बेटा यहाँ तक की प्रॉब्लम डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में? नो सर। नहीं सर, क्लियर है सर। ओके। अच्छा, क्लासिफिकेशन ये देखें बेटा, अब आपकी आ गई यहाँ पे जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था। तो डायरेक्ट कॉस्ट बेटा मैंने आपको बता दिया कि हर वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले कौन सी आ रही है, देखें सबसे पहले उसने लिखी है डायरेक्ट मटेरियल, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, हर वो मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। समय बेटा अपना ऑफ करें, वीडियो ऑफ करें। ओके, तो डायरेक्ट कॉस्ट बेटा पहले तो कॉन्सेप्ट समझना था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का। अब डायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको ये बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि ये हमने जब न्यूमेरिकल्स यूज करने हैं, इसके बाद जो मैं आपको पहला न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। उसके अंदर जो मतलब फार्मूलाज यूज होने, वो फार्मूला ये होगा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर ये होता है, फलाना एक्सपेंस फलाना प्लस फलाना एक्सपेंस वो ये चीज होती है। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से सुनना है। अच्छा, मटेरियल मैंने बता दिया दैट इज द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर आप कहेंगे कि डाइस में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, तो वो जो वुड यूज हुई है। अगर आप मोबाइल में कहेंगे तो मोबाइल के ऊपर जो जितना भी मटेरियल लगा वो उसका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसमें स्क्रीन भी आ जाएगी, अगर वो स्टील यूज हुआ तो उसके अंदर स्टील भी आ जाएगा, वो सारे का सारा उसका डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। डायरेक्ट लेबर क्या बेटा, हर वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ अटैच होगा, उसका जो सैलरी होगी वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब आप मेरी प्रोडक्ट है, आप मेरी क्या है, प्रोडक्ट है जिसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट लेबर क्या होगा कि मुझे जो सैलरी पे की जाएगी, यानी जिस लेक्चर के पढ़ाने के जो मुझे पैसे मिलेंगे, वो जिस यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ऑफिस बॉय भी है, यहाँ क्लर्क भी बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरे ऊपर देखिए लाइट भी चल रही है, यहाँ अदर और भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब जो बाहर क्लर्क बैठा है उसका आपसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो भी आपको हेल्प आउट कर रहा है किसी न किसी सेंस, लेकिन उसकी भी तो सैलरी पे की जा रही है ना। तो वो उसकी जो सैलरी होगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, लेकिन जो मेरी सैलरी होगी वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, मेरी सैलरी आएगी आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। इसी तरह जिस तरह मैंने अभी डाइस की एग्जांपल दी, तो डाइस बनाने वाला जो बना रहा है, फिजिकल हाथ से बना रहा है, उसको जो आपने वेजेस पे की हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। उसके अलावा अदर उस कंपनी के अंदर जहां वो बना रहा है उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो बियर कर रही है कंपनी, वो सारे के सारे उसके इनडायरेक्ट कॉस्ट।
अब ये देखिए आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गई, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो बेटा वही वाली बात कि जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगी वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन दैट शुड बी आल्सो बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो प्रोडक्ट का हिस्सा ही होंगे, तो दोज कॉस्ट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो मैंने आपको एग्जांपल काफी सारी मैंने दे भी दी, लाइक आप इसमें कह सकते हैं ये बेटा जो हरकत आप कर रहे हैं ना, ये जो लाइनें वगैरह लगाने वाली, आप ये ना समझे कि आप यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं हो रहे। ओके तो इनडायरेक्ट बेटा मैंने एक्सपेंसेस की आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होते हैं, ओवरहेड कॉस्ट क्या होती हैं, इसमें मैंने बता दिया फॉर एग्जांपल कि हर वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता, दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को बेटा याद रखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी फैक्ट्री ओवरहेड होगी, जिसे हम FOH कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। उसमें सैलरीज ऑफ क्लर्क आ गया, रेंट ऑफ द बिल्डिंग आ गया, अदर स्टाफ की जो सैलरीज हैं वो आ जाएंगी, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कंपनी के अंदर हो रहे हैं बेटा दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ। देखिए आप एक कहते हैं कि हम एक कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो डायरेक्टली कपड़ा प्रोड्यूस करने के अंदर इन्वॉल्व हैं लोग, उनकी सैलरीज तो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके जो एक्सपेंसेस होंगे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो अगर हम कहें ना टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। जी बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक हो गया, चलें फिलहाल बेटा मैं आपका यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अभी हमारी आज एक ही क्लास होगी जो मैंने अभी आप लोगों के साथ की।